हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आया था जहाँ पे हमने पढ़े थे हमारे संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो उसी कड़ी में आज हमारा सेकंड वीडियो रहेगा, उसी का सेकंड पार्ट। जहाँ तक हमने वहाँ पे अपने फंडामेंटल अपने आर्टिकल्स को पढ़ा हुआ था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा था हमने? फंडामेंटल राइट तक आई थिंक किया हुआ था, उसके आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप चाहे यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो या फिर उसके अलावा आप तैयारी कर रहे हो ईपीएफओ एसएस से, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, हमने इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पार्ट 1 नेम्स ऑफ यूनियन टेरिट हमारे संविधान में जो पार्ट 1 है वो किसके बारे में? यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है। सेकंड वाला सिटीजनशिप के बारे में बताता है। थर्ड वाला आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। यहाँ पे बात की गई है डीपीएसपी यानी कि हिंदी में बोलते हैं किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि वह अपने राज्य के लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या क्या कदम उसको उठाने चाहिए, ये उनके कुछ कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी डीपीएसपी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा या जितनी भी हैं हमारे संविधान में, वो सारी की सारी ऑब्लिगेटरी गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। वो बस उनको एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं कि हमारे राज्य की सरकार हमारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रही है। ओके, तो ये ऑब्लिगेशन इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होता है। सबसे पहला ये आर्टिकल है 36। यहाँ पे लिखा गया है डेफिनेशन के बारे में। एंड व्हाट इज दिस डेफिनेशन अबाउट? दिस डेफिनेशन इज ऑल अबाउट स्टेट। और ये स्टेट की डेफिनेशन इज द सेम एज जो आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। जब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं हमारे संविधान का, फंडामेंटल राइट्स का, वहां पे आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा दी गई है। और ये बोला गया आर्टिकल 36 में कि स्टेट्स वही है जो हमारे पार्ट नंबर 3 के आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है। और वो स्टेट क्या है? तो स्टेट क्या है, जो एक जो राज्य यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टेट क्या है? गवर्नमेंट और जो हमारा यूनियन है वो। ठीक है, कौन कौन है बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट, हमारे जो यूनियन, अगर हम केंद्र की बात करें तो गवर्नमेंट और हमारा यूनियन की जो लेजिस्लेचर है वो। उसके अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, गवर्नमेंट हो गई हमारी यूनियन की, प्लस वहाँ का जो लेजिस्लेचर है। ठीक है, गवर्नमेंट और उसकी लेजिस्लेचर। उसके अलावा और किसको आप गवर्नमेंट बोलोगे? स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। प्लस और कौन रहेगा यहाँ पे? स्टेट की लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट की लेजिस्लेचर। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट भी, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो उस टेरिटरी में, अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ पे सुशासन को बनाए रखे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारे स्टेट के अंदर आती है। तो स्टेट के अंदर कौन कौन शामिल किए गए हैं? गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो यूनियन की है, पार्लियामेंट की बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की लेजिस्लेचर। उसके अलावा लोकल बॉडी, लोकल गवर्नेंस जो होती है, जैसे पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सारे के सारे, और कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी हमारे स्टेट के अंदर आएगी। उन सभी का जो रीजनल एरिया, जो उनका क्षेत्र होगा, भारत भारत की यूनियन, जो भारत की टेरिटरी है, उसके अंदर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या उसका लेजिस्लेचर होगा जो एक ऑथराइज पोजीशन अपने रखता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। ओके, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा किस बारे में है? एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बस उनको बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटीज़ है और आपको अपने राज्य के लोगों के लिए इनको परफॉर्म करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आप केस जाके नहीं कर सकते। तो वो किस तरीके से करना है, सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 39A आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 39A इज ऑल अबाउट इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री लीगल एड, यानी कि जितने भी लोग हमारे भारत में रहते हैं उन सभी को समान न्याय मिलेगा, कोई भी उसको छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। और वहाँ पे किसी को भी, मान लो आप
कोर्ट में जाते हो और आपको केस लड़ना और आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप एक वकील को हायर कर सकते हो, तो ये ड्यूटी वहाँ कोर्ट की या गवर्नमेंट की है कि वो आपको एक वकील ला करके दे, एडवोकेट ला करके दे, एक लॉयर आपको ला करके दे, ताकि आप वहाँ पे फाइट कर सके अपने केस के लिए। तो वही चीज़ कहाँ पे बताई गई है, आर्टिकल नंबर 39A में बताई गई है कि सबके पास हर किसी को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना इस राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो नहीं कराती है तो आप उसके लिए केस नहीं करोगे। ओके, देन आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि ग्राम स्तर पे विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करना, दैट इज इन आर्टिकल नंबर 40। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है विलेज पंचायत के बारे में। आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब राज्य की ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है राज्य की, कि वो अपने लोगों को क्या करे, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करे, मतलब उनको उनको काम करने का हक दे। हर किसी को यहाँ पे काम करने का हक है, किसी को भी काम करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा से वंचित भी आप किसी को नहीं कर सकते हो ये बोल के कि ये पर्टिकुलर इस धर्म, इस जाति का है, इस कास्ट का, इस रेस का है, ऐसे बोल के आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हो भारत में। अगर वो भारत का नागरिक है तो यहाँ पे काम कर सकता है, और उसको काम करने का हक आपको देना है, यानी गवर्नमेंट को देना है। उसके अलावा शिक्षा का हक उसको देना है, और अगर ये मान लो गवर्नमेंट नहीं भी करती है इस आर्टिकल के तहत, 41 के तहत, तो उस पर आप केस नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें। एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस होंगे जहाँ पे जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, पब्लिक असिस्टेंस करेंगे, तो लोगों को रोज वहाँ पे क्या करेंगे, सहायता देगी गवर्नमेंट। जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, तो उसके लिए क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, बेरोजगारी भत्ता होता है हर किसी स्टेट का अपना, तो वो कहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल नंबर 41 में दिया गया है। ओल्ड एज, जैसे कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उन सभी को अब काम वो लोग कर नहीं सकते, शिक्षा उनको लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, ताकि वो लोग अपना आजीविका चला सके, अपनी लाइवलीहुड को वहाँ पे कर सके। तो यही है पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ऐसे कुछ केसेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ओल्ड एज केसेस होते हैं, तो वहाँ पे उनको पब्लिक असिस्टेंस गवर्नमेंट को देना है, ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करती है, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन नहीं दी जाती है, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस ऑन द गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा पार्ट नंबर 4 में ही आएगा आपका आर्टिकल 41 के बाद आर्टिकल नंबर 44 की बात करते हैं, जहाँ पे बात की गई है किसकी बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अभी गोवा में एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी इसको लाने की बात चल रही है। और ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, रिलीजन या किसी भी कास्ट कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसके ऊपर किसी भी रिलीजन का कोई अपना अपना समिति, अपना अपना कानून ना लगे, बल्कि एक यूनिफॉर्म कानून बने, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट बने, जो हर किसी नागरिक के ऊपर एप्लीकेबल हो। तो ऐसी बात की गई है आर्टिकल नंबर 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले कौन लेके आया था इसको, किसने स्टेट, कौन सी स्टेट ने अप्लाई किया अपने ऊपर, गोवा ने किया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पैनल बिठाया, बात करी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 44। उसके बाद आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जब तक कि एक बच्चा 14 ईयर्स तक की एज कंप्लीट करता है, तब तक उसको फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है, कि गवर्नमेंट उस बच्चे को फ्री एजुकेशन दे। ये बात यहाँ पे की गई, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे, ये बात यहाँ पे की गई है। ओके, अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ अगेन केस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट को ड्यूटी बताई गई है कि उनको वहाँ पे अपने राज्य में जो भी बच्चा 14 साल तक की एज तक पहुँचता है, तब तक उसको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और 46 बताता है आर्टिकल कि SC ST OBC जितनी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एजुकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन सभी लोगों के आर्थिक हितों को प्रमोट करना है, इन सभी लोगों के लिए शिक्षा को प्रमोट करना है, ताकि ये लोग भी जो कि माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं, इनको इस चीज़ से वंचित ना होना पड़े। तो इसके लिए इनकी प्रमोशन, शिक्षा के प्रमोशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात यहाँ पे की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल 47 है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये किसी भी राज्य की एक ड्यूटी है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाए, यानी कि पोषण
वहाँ पे कुपोषण का शिकार कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 47 में। ओके, न्यूट्रिशन लेवल आपको बढ़ाना है वहाँ पे, और स्टैंडर्ड लिविंग को वहाँ पे बढ़ाना है, यानी कि हर कोई व्यक्ति एक स्टैंडर्ड लिविंग को जिए, ऐसा आपको वहाँ पे काम करना है। ओके, और उन सभी के लिए एक पब्लिक हेल्थ, उनकी जो पब्लिक हेल्थ है उसको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। ये एक राज्य की ड्यूटी है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 48 इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन और कृषि के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 48 में। 49 इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें हैं, या फिर ऐसे कोई भी प्लेस है, कोई स्थान है जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, देश के लिए एक मुख्य भूमिका या आकर्षण का केंद्र है, या हमारे देश के कल्चर को दिखाते हैं, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे प्लेसेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर सेफ करके रखना, प्रोटेक्शन देना है, ये किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ओके, जैसे कौन हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार भी है, ये सारे के रेड फोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इन सभी को कौन प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट। क्योंकि आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, ऐसे कोई भी चीज़ जो इन नेचुरल इंपॉर्टेंस रखती हो, उन सभी को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ मिला करके नहीं रखा गया है, इनको सेपरेट करना है, सेपरेट ही रहने चाहिए। आर्टिकल नंबर 50 में इसके बारे में बात की गई है। ओके, जाहिर सी बात है, तो सिंपल सा है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल नंबर 51 यहाँ पे किसकी बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, और इसके लिए सतत प्रयास करते चले जाने हैं। यू हैव टू कंटिन्यूसली प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम इन द बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। ओके, जितने भी अलग अलग कंट्रीज होती हैं, उन सभी के बीच में आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है कि वहाँ पे क्या बने, एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का माहौल बना रहे, वहाँ पे किसी भी देश के प्रति कोई दुर्भावना ना आए। ओके, ये सारी बात आर्टिकल 51 में की गई है। उसके बाद ये आपका आर्टिकल 51 हो जाता है, जो 36 लेकिन 51 तक था। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसके अलावा पार्ट नंबर 5, इससे पहले आता है पार्ट 4A, जहाँ पे आप सभी के आपके लिए फंडामेंटल राइट्स बताए गए, आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, पार्ट 4A में किया गया है। ओके, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो जो पार्ट 4A है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जोड़ा गया था। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट 5 किस बारे में है। पार्ट 5 इज ऑल अबाउट यूनियन। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट यूनियन, यानी कि संघ की बात यहाँ पे की जाती है। अब पार्ट 5 स्टार्ट कहाँ से होता है, आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक ये जाता है। और आर्टिकल नंबर 52 में ही बताया गया है कि हमारे देश में कौन होगा, एक राष्ट्रपति, यानी कि द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट किस में बताई गई है, आर्टिकल 52 में बताया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद आर्टिकल 53 में बताया गया इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, कि जो इतनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी किस में वेस्ट होंगी, वो होंगी सारी की सारी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट में वेस्टेड रहेंगी। जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका वाले जितना भी काम है, वो सारा का सारा कहाँ रहेगा, हमारे प्रेसिडेंट के उसमें वेस्टेड रहेगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 52 इज इंपॉर्टेंट, 54 इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस किस के, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का क्या तरीका होगा, वो सारी की सारी बातें आर्टिकल नंबर 54 में की गई है। तो आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब होता है तो इसमें किस किस की भागीदारी होती है। पहली बात ध्यान रखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज ऑलवेज अपॉइंटेड, और जो प्रेसिडेंट होता है ही इज ऑलवेज इलेक्टेड। अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन इलेक्ट है कौन अपॉइंट है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति हमेशा इलेक्टेड होता है और प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंटेड होता है। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आप लोग तो इलेक्शन करते नहीं है इसका, आप लोगों ने कभी देखा नहीं हो कि आप लोग जा रहे हो राष्ट्रपति को वोट दे रहे हो। तो वोट कौन देता है, यहाँ पे कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें भाग लेंगे। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA, ये लोग भाग लेंगे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी या पुदुचेरी एंड दिल्ली। ओके, पुदुचेरी एंड दिल्ली। तो ये 3 जगह के लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भाग लेते हैं। इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है जिसमें पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा के
केवल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं भारत पे, उन सभी की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। उसके अलावा जो दिल्ली और पौंडीचेरी है, क्योंकि वो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें क्या है, हमारी विधानसभाएं हैं, तो उनके भी यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, आपके इलेक्टोरल कोलाज बनता है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 इसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 61 में किसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति को आप हटा नहीं सकते, उस पर केवल एक शर्त हटाने की, क्या, इम्पीचमेंट, उस पर महाभियोग लगाया जाता है, हिंदी में बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है। और इसको इनिशिएट कौन कर सकता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी एक इसको इनिशिएट कर सकता है कि हाँ, अब राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये इस लायक अभी नहीं है, अगर ये मानते हैं तो। फॉर्चुनेटली अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हमारे भारत में इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। ओके, तो ये प्रोसीजर क्या होगा, सारा का सारा 61 में बताया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 63, दैट इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक उपराष्ट्रपति का होना जरूरी है, ये हमारे 63 में बताया गया है। 64 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, ही और सी विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है, राज्यसभा होती है, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होगा, हमारा उपराष्ट्रपति ही होगा। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, मतलब जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनेगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है, राज्यसभा होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल 61, 63, 64, अब आता है 66। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद बात की गई है कि जो पार्डनिंग पावर है, 72 आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती है, किसी की सजा को कम कर सकता है, सजा को हटा सकता है, वो सारी की सारी पावर्स कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल नंबर 72 में दी गई है, पार्डनिंग पावर्स के बारे में। इनके अंदर के डीप कॉन्सेप्ट्स आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए अलग अलग टॉपिक करके आपके लिए वीडियो में आगे लेके आता रहूँगा। ओके, यहाँ पे केवल आपको आर्टिकल्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि जब कोई गवर्नमेंट चुन के आएगी तो उसके बाद क्या बनेगा, वहाँ पे एक उनका काउंसिल बनेगा, मिनिस्टर्स का एक काउंसिल बनेगा, जो किस लिए होगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए और उसको एड करने के लिए होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या बनेगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, और जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा होगा, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या होगा, एक प्रधान होगा, उनका एक लीडर होगा, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मॉनिटर होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे के सारे मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों का एक प्रधान, दैट इज प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे यही बताया गया है इसके आगे कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड and advise the president, and the head of that council of ministers will be the prime minister. okay, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अलग से कोई संविधान में आर्टिकल नहीं है, बल्कि 74 में ही बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और इसका जो प्रधान नेता होगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ओके, आर्टिकल नंबर 76 इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ बताया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका सबसे, देश का सबसे बड़ा लीगल एडवाइज़र होता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को एड करने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए एक व्यक्ति रखा गया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा विधिक व्यक्ति होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लीगल व्यक्ति ही कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी बिल्कुल वही क्वालिफिकेशंस होंगी, ये बिल्कुल वही क्वालिफिकेशंस रखता होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज रखता होगा। ओके, तो सेम क्वालिफिकेशंस ये रखेगा। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होगा, एक गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने के लिए रखा जाएगा। इसके नीचे कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। जनरली अटॉर्नी जनरल क्या करता है, हर छोटे छोटे काम के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो स्वयं वहाँ पे चले जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया है कि पार्लियामेंट को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा। तो कौन कौन होता है पार्लियामेंट पे, यहाँ पे कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव होगी आपकी, लेजिस्लेचर होगी, और उसके अलावा नहीं सॉरी, पार्लियामेंट में कौन कौन होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, और कौन होगी वहाँ पे, कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। इन तीन लोगों को मिला करके क्या बनेगा, हमारा संसद बनेगा। किस किस को, लोकसभा, राज्यसभा और इस प्रेसिडेंट को मिला करके ये हमारा एक
पार्लियामेंट बनेगा, यानी कि संसद बन जाएगा। ओके, उसके बाद आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि इसका कंपोजिशन किस किस तरीके से होगा। और आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा का कंपोजिशन किस किस तरीके से किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर रही होंगी अभी तक की। यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स के बारे में बहुत डीप में आपको सब कुछ नहीं बताया है, केवल ये बताया कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और वो किस बारे में बात करते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इन सब के बारे में एक डीप वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो इनके लिए लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं इन सब के बारे में बताऊँगा कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, या फिर और भी सारी ड्यूटीज़, इनकी पावर्स, सारी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक व्यक्ति को लेकर के। ओके, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई शिकायत सुझाव कुछ भी होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम उनको पढ़ के उन पर इम्प्लीमेंट करें और इसको और इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।